जय हिंद। आपका स्वागत है मैजिक एसएसटी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक 2023 का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया है, जिसमें कि हम आज देखेंगे कि मॉडल पेपर के जो पहला सेशन है या पहला पेज है उसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है उनको देखेंगे। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन दो खंड में होते हैं, खंड नंबर अ और खंड नंबर ब, अर्थात सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जबकि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो इस खंड में हम जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के मात्र 35 प्रश्न ही देखेंगे और बाकी जो बचा वो अगले खंड में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता था कि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पैटर्न जो बदलाव किया था, तो वह पुराने पैटर्न पे ही पूछा जाएगा, अर्थात 2 गुना ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा, ऐसा सूचना है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। लेकिन इसमें एक बात और कहा दिया है, आपको जो अच्छा लगे या जिसका आंसर आप सटीक जानते हैं उसमें से केवल 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 40 गुना 1 बराबर 40, अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होने वाला है। तो देखते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, अर्थात मॉडल पेपर में दिया गया पहला पेपर में से जो कौन कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। उसमें से ये देखेंगे कि मेरी तैयारी कितनी है या नहीं है, या कितना करने की आवश्यकता है, इसको देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न आता है कि नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है। चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1977 में एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम था जनता दल, जिसमें कि 8 छोटे बड़े पार्टियों का समूह मिलकर के इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, जिसमें से कि एक पार्टी था उसका नाम था जनसंघ। और वह जनसंघ क्या किया था, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में इस पार्टी से अलग हुआ था, अर्थात जनता दल पार्टी से अलग हुआ था, जो अलग होने के बाद इस पार्टी का नाम रख दिया गया था बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी रख दिया था। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे प्रश्न पे यदि गौर करेंगे तो इन प्रश्न के गौर करने पर यहाँ पे आता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंघ, क्योंकि जनसंघ जो है आगे चल कर के ये बीजेपी के तौर पे अर्थात भारतीय जनता पार्टी के रूप में निर्माण हुआ था। चलिए जान गए ये प्रश्न जो ये इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980, अर्थात जनसंघ का नाम बदल करके ही बीजेपी पड़ा था, लेकिन किसके अध्यक्षता में, तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में। चलिए अब दूसरी प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, देखिए दूसरा प्रश्न कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो पहला बात तो हमको यह जानना पड़ेगा कि दलित पैंथर्स है क्या। दलित पैंथर्स शिक्षित दलित वर्ग के युवाओं का एक समूह था, जिसका स्थापना 21 मई 1972 को महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इसके संस्थापक थे नामदेव ढसाल तथा JB पवार। इसके द्वारा किया गया था। यह था क्या कि जो दलित वर्ग के जो युवा थे उनके हितों का हनन किया जा रहा था, अर्थात संविधान में छुआछूत को हटा देने के बावजूद भी जो समाज में कुरीतियाँ थी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ये समूह था।
तो ये प्रश्न पूछा गया है कि दलित पैंथर्स नामक संस्था या संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन में दो प्रकार के हैं, एक होते हैं नगर में, एक होते हैं ग्राम लेवल पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं पंचायती राज व्यवस्था आते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में आते हैं नगर निगम या नगर पालिका, नगर पालिका ही समझिए, नगर पालिका आते हैं। जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था भी त्रिस्तरीय है, उसी प्रकार से नगर पालिका भी त्रिस्तरीय है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नगरीय स्थानीय स्वशासन किससे संबंधित है, तो नगरीय स्वशासन कहता है तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। जबकि 73वां आदि पूछता तो ये 73वां हो जाता पंचायती राज से संबंधित है। इस समूह का जो है ना, इसका जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 1992 में। इसका बिल आया था, अर्थात कोई लेकर के आया था, विधेयक लाया था। वह विधेयक पारित हुआ था 1993 में। इसीलिए 74वां संशोधन पूछे या 73वां संशोधन पूछे, दोनों हुआ तो 1992 में ही हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न कहता है बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और उसके बाद जो है जिला स्तर पे जिला परिषद आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 5वां नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। कहाँ हुई थी, मद्रास में, जिसका वर्तमान नाम है चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। और 1688 का एक महत्वपूर्ण घटना ये जानना है कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। और इसके बाद जो है बम्बई और कोलकाता में जो है नगर निगम की स्थापना हुई थी 1726 ईस्वी में, 1726 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो इसका प्रश्न देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि पहला राज्य है जिसने कि महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था किया है। इसमें था क्या कि 73वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था ना पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें से जो है महिलाओं को 33% आरक्षण ही दिया गया था मात्र। जबकि बिहार क्या किए 2005 में पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दिया था। तो बिहार ही ऐसा राज्य है, देश का पहला राज्य, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की व्यवस्था किए थे। चलिए छठा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है दल बदल कानून किस पर लागू होता है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि दल बदल कानून संविधान के 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, और ये संसदों और विधायकों पर ही लागू होते हैं, संसद और विधायकों पर ही लागू होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, अर्थात क्षेत्रवाद से क्या परिणाम निकला है। तो क्षेत्रवाद से परिणाम निकलता है अलगाववाद का। किसका, तो अलगाववाद का, जो कि हमने मॉडल पेपर जो इससे पहले जो डिस्कशन करवाए थे उसमें ये प्रश्न हम भी दिए हुए थे कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एक बार पूछा भी गया था बिहार बोर्ड में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। इसी का दूसरा नाम आता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, नगर नियोजन से संबंधित नगर प्रशासन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अच्छा एक बात और, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक की जो रचना हुई थी ना, ये 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न को। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि कनाडा भी संघीय देश है, भारत भी संघीय देश है, अमेरिका भी संघीय देश है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भारत और अमेरिका में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका के लिए फेडरल का प्रयोग किया गया है। यहाँ तो वही पूछ रहा है ना, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो यहाँ पे इसका सीधा प्रश्न ये समझना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है, इसका मतलब यही हुआ। तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो है ना, ये कनाडा से लिया गया था। तो अर्थात इसका आंसर ये हो गया कि भारत जो है संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रभाषाओं के रूप में या भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। इसका वर्णन पूछ रहा है किस अनुसूची में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न पर गौर करते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें कह रहा है कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसकी है या जिम्मेदारी किसका है? तो राज्य चुनाव आयोग की इसकी जिम्मेदारी है। और राज्य चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका आंसर पता है कि राज्य विधानसभा के चुनावों कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य चुनाव आयोग की है, राज्य चुनाव आयोग की है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया है? जैसा कि अभी हमने तुरंत सुने थे कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया था, जिसमें कि राज्य सूची पे केंद्र सरकार नियम बनाती है, संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची पे राज्य सरकार। लेकिन कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं या कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें कि दोनों सरकारें जो हैं कानून बनाती है। दोनों सरकारें अर्थात समवर्ती सूची के अंदर तो रखा जाता है। जैसे में जिस पे कि दोनों सरकारें कानून बनाती है वो है शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, आर्थिक सामाजिक योजना और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि केंद्र सूची के अंतर्गत सुरक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, आयकर विभाग और रेलवे आते हैं। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य और कृषि आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में पूछा गया कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। और जैसा कि जर्मनी के एकीकरण में विभिन्न प्रकार के राजनेताओं ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाए थे। तो इसका प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? 1871 अर्थात 18 जनवरी को हुआ था। 18 जनवरी 1871 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कहता अगला प्रश्न है होवा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होवा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1939 को। 1939 को हुई थी। इसका जो है नेतृत्व करता थे हुइन फूसो। इन्होंने क्या किया था? जो वियतनाम में बौद्ध धर्म थे वह बौद्ध धर्मों
को जो है ना फ्रांसीसी सेना दबाने का काम किए थे, इसीलिए जो है वहाँ के बौद्ध धार्मिक जो मान्यता या धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत किया था। इसका इसे ही कहा गया है हुआ आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे कंबोडिया के। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। हनोई समझौता के नाम से। ये हनोई समझौता हुआ था 6 मार्च को। 6 मार्च 1946 को हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो गुजरात में किया था। अब गुजरात में कहाँ? तो अहमदाबाद में किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 ईस्वी में हुआ था। और जो है साबरमती आश्रम जो था असहयोग आंदोलन के प्रमुख थी। असहयोग आंदोलन अर्थात गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनका प्रमुख केंद्र रहा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? तो हुआ था कोलकाता अधिवेशन में 1906 में। 1906 में। इस 1906 के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति वो थे दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से। तो दांडी यात्रा से जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अर्थात 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी इसका हुआ था 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। क्योंकि इरविन को गांधी जी ने एक लिखित पत्र लिख के भेजे थे कि यदि 11 मार्च तक मेरी बात को नहीं मानी जाती है तो हम 12 मार्च से जो है नमक कानून तोड़ने का काम करना शुरू कर देंगे। तो दांडी की जो यात्रा किए थे तो इसकी दूरी 385 किलोमीटर 24 घंटे में तय किया था। और वहाँ समुद्र तट जो दांडी पहुँचे थे वह पहुँचे थे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल सुबह के 6 बजे। और अगले दिन 5 अप्रैल के रात में पहुँचे थे। तो सुबह के 6 बजे 6 तारीख को क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हम जानते हैं कि गांधी जी जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को नहीं स्वीकार किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 32 में भी नहीं गए थे और जो है द्वितीय में भी नहीं गए थे। तो प्रथम में नहीं गए थे, द्वितीय में गए थे। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? इसके प्रथम महासचिव थे देवव्रत बिश्वास। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? देवव्रत बिश्वास। अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल विभाजन तो हम सब जानते हैं कि 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन ने। और इसी समय क्या हुआ था? इसी समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और बंगभंग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में कहता है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। लेकिन जर्मनी जो थे ये धुरी राष्ट्र की श्रेणी में आते थे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। तो इसके बाद जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और इसके प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चलिए, ये कहाँ बने थे ये स्थापना? ये 1923 के जो है ना बिहार के गया अधिवेशन में जो है इस राज्य पार्टी का गठन हुआ था। इसके पार्टी गठन करने में शामिल व्यक्ति थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम एक प्रकार का कपड़ा बनाने वाली एक मशीन है। इसका आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट इसकी स्थापना किए थे 1784 ईस्वी में। चलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला पूछा गया है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? जैसा कि हम जानते ही हैं कि 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था, 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था, इसी मंदी से उभारने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके द्वारा न्यू डील नीति नामक आर्थिक नीति लाया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ में? तो अमेरिका में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन के उपरांत कौन से देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? ये आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये प्रश्न को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था ये पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991। 1991 में विघटन होने के बाद इस सोवियत संघ से 15 राष्ट्र का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? पहले जानेंगे कि दक्षेस क्या है। दक्षेस को हम अंग्रेजी में सार्क कहते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसकी जो मुख्यालय है वह नेपाल के काठमांडू में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो फ्रांस का था। यहाँ पे इस बात के लेकर के जो है ना कन्फ्यूज बहुत रहता है कि रूसो रूस का निवासी था, लेकिन रूस का ना होकर के कहाँ का था? फ्रांस का। तो याद क्या रखेंगे? रूसो रूस का नहीं था बल्कि फ्रांस का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल हिलाल समाचार पत्र के संपादन किसने किया था? ये किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही आज़ाद जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? आंसर हो जाएगा बाइबिल की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने इनमें से किसका संपादन किया था? गांधी जी ने यंग इंडिया का समाचार पत्र का संपादन किया था और हरिजन समाचार पत्र का किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न है इस सेट का नहीं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे। बाकी जो बचा वो अगले वीडियो में हम इसकी डिस्कस करेंगे। चलिए कोई प्रश्न है काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यदि आप देखिए जो बाकी बचा शेष वीडियो है, शेष प्रश्न जो है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।